वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन जो पीछे पूछे जा चुके हैं। स्पेशली टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का और 4 दिसंबर 2022 का ये एग्ज़ाम है। तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के। तो 10 क्वेश्चन ये, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत कितना है। तो यह कितना रहेगा आपका 50% आंसर इसका रहेगा। दूसरा प्रश्न, वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया। तो यह आपका कौन सा रहेगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। गुरुग्राम को ही आप सपनों का नगर या सपनों की नगरी भी बोलते हैं। और गुरुग्राम की ही सबसे जो ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है 2011 के डेटा के अनुसार। और सबसे कम लिंगानुपात भी कहाँ का है, गुरुग्राम का। इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम भी आपका गुरुग्राम, गुरु का ग्राम यहीं पर है। तो छोटी छोटी बातें आप याद रख लिया करो। तीसरा प्रश्न हमारा, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो यह है आपका HSIIDC यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें एक वर्ड आया है HSIIDC, इसका मतलब क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। यह कंपनी हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में काम करती है और इसकी स्थापना साल 1967 में की गई थी। 1966 में जब हरियाणा बना उसके 1 साल के बाद। यह क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इन्हीं के जैसे या इन्हीं के आसपास से तकरीबन आपके 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है, तो कौन सा है वो, महेंद्रगढ़। यह जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन अगली बार भी रिपीट हो, लेकिन डोलोमाइट की यहाँ पर बात की गई है। हो सकता है कि अगली बार यह पूछ ले कि आलू सबसे ज़्यादा किस शहर में पाया जाता है। आलू तो कुरुक्षेत्र के अंदर आलू की जो पैदावार है सबसे ज़्यादा होती है। धान पूछ सकते हैं, आपका कोई खनिज पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आपके आएंगे। अगला प्रश्न, वह अवार्ड जो प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के परिणाम हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। मतलब कि अगर प्रशिक्षण में, मतलब कि एक कोच को दिया जाता है खेल प्रशिक्षक, मतलब कि जो आपका ट्रेनी होता है, ट्रेनर या फिर जिसको आप कोच बोलते हैं, उसने बेहतर एफर्ट्स किए हैं, उसकी टीम को उसने जितवाया है, तो उसके लिए उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा सरकार की तो गुरु विशिष्ट अवार्ड, और यही राजस्थान सरकार के भी द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे नेशनल लेवल की भारत सरकार के द्वारा, तो वह रहेगा आपका गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यह दोनों अवार्ड एक कोच को दिए जाते हैं। अगर हम बात करें खिलाड़ियों के लिए उच्च पुरस्कार कौन सा है अपने भारत के अंदर, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद का पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। यह कब चेंज किया गया, 1991-92 के अंदर इसको चेंज किया गया। अब तक लगभग यह 60 यानी 60 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है और इसमें लगभग 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता के लिए एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं। एक आपने अर्जुन अवार्ड भी सुना होगा। तो इन जो अर्जुन अवार्ड है, इस खेल की जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेजर ध्यानचंद किसको दिया जाता है, राजीव गांधी किसको दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है और गुरु विशिष्ट अवार्ड किसको दिया जाता है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, 80% में आपको यही करना है, जहाँ पर आपको गुरु लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि वो पुरस्कार गुरु को ही दिए जा रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य एक गुरु को यानी एक कोच को दिया जाता है। गुरु विशिष्ट भी एक जो खेल अवार्ड है, तो यह भी किसको दिया जाता है, कोच को, क्योंकि इसके नाम के आगे गुरु लगा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अर्जुन अवार्ड कैसे याद रखेंगे, महाभारत से आप रिलेट कीजिए कि अर्जुन मतलब जब वो क्या करते हैं, वो भी पूरी महाभारत को एक प्रकार से लीड ही करते हैं। और वो उनको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो वो क्या थे, एक स्टूडेंट थे, यानी एक खिलाड़ी की तरह उन्होंने काम किया। तो एक खिलाड़ी को ही मिलता है अर्जुन पुरस्कार। चलिए, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का यानी कि हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है।
अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 21वें स्थान पर है हरियाणा। ठीक है। अगर हम बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से कि भारत कौन से स्थान पर है, तो वह रहेगा आपका 18वें स्थान पर। मैंने बहुत बार आपको ट्रिक करवा रखी है। देखिए जनसंख्या, जनसंख्या को आप रिलेट कीजिए कि एक लड़की का, एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए। तो लड़की और महिला को आप रिलेट करेंगे जनसंख्या से, तब आपका क्या निकल के आएगा 18वां। 18वां क्यों? क्योंकि लड़कियों की एज ही 18 साल होती है शादी के लायक, तो वहाँ से आप याद करेंगे 18। और 18वां स्थान क्या है जनसंख्या में? 21 क्या करेंगे? एक लड़के की एज होती है 21 साल, और लड़के को स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए ही बोला जाता है कि प्रॉपर्टी का काम ये देखेगा। प्रॉपर्टी मतलब कि क्षेत्रफल, तो वहाँ से आप याद करेंगे 21। तो यह दो क्वेश्चन याद कर लेने हैं। दो और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि जो हमारी जनसंख्या है हरियाणा की, वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो 2.09% है। लगभग लगभग आप 2% मान सकते हैं। और यही 2% वाले लोग आज पूरे इंडिया की बात करें या बाहर देशों की बात करें, यह लोग पूरे छा चुके हैं। क्योंकि ओलंपिक की बात करें तब भी हरियाणा के लोग ही आपके 85% मेडल्स लेके आते हैं। चाहे कृषि की बात करें, चाहे हम आज के टाइम पे जॉब्स की भी बात करें, तो यहाँ से बहुत सारे आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं। बहुत सारे खेलों की बात करें, म्यूज़िक फील्ड की बात करें, तो हरियाणा काफ़ी ग्रोथ पे है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बहुत कम क्षेत्र है हरियाणा का, 1.34%। तो इतना बहुत कम एरिया होने के बावजूद भी हरियाणा पंजाब बहुत लगातार तरक्की कर रहा है, तो सबके लिए एक अच्छी बात है। हमारा 7वां प्रश्न, वह स्थान कि कौन सा स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चवांग ने भ्रमण किया और उल्लेख किया, यानी कि जो चीनी यात्री भारत आए उनमें से एक कौन था? हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय पर आया था। कब आया था वो? 633 ईस्वी से 643 ईस्वी तक, लगभग 8 से 10 साल भारत रहा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर चीनी यात्री युआन चवांग की। जब यह भारत में आया तो इसने भ्रमण किया। कौन सा स्थान था वो था आपका सुग। सुग, ठीक है। सुग एक शहर है। सुग को आप याद रख सकते हैं शुभ से, जैसे कि शुभ यानी कि काफ़ी अच्छा माना जाता है कि जैसे चीन से कोई यहाँ पर आया तो उसका एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। अगला प्रश्न, हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध मुख्य प्रमुख कौन होते हैं? देखिए विविध यानी कि आपका यहाँ पर आप मान सकते हो हरियाणा में राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख कौन है, यानी कि जो हमारी विधि है, यानी कि जो कानून है, आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं इसके प्रमुख कौन है। तो आपको ऑप्शंस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको हमेशा राज्यपाल के साथ जाना है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें हमारे पूरे भारत की, तो पूरे भारत में हमारा पहला नागरिक कौन किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। तो ठीक उसी कंसेप्ट पर राज्यों का प्रथम नागरिक जो प्रमुख होता है वह कौन है? आपका राज्यपाल। लेकिन वास्तविक रूप से पूछ ले जाए तो कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री। तो ठीक अगर वास्तविक रूप से ऊपर पूछ ले जाए यानी कि नेशनल लेवल पर भारत का, तो वह रहेगा आपका प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? तो वह रहेगा आपका परिवार पहचान पत्र। यह आया था आपका 2022-23 में। लेकिन अब यह डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन और बहुत सारी योजनाएं जो अभी हाल फिलहाल चलाई जा रही हैं, जैसे कि लक्ष्मी लाडो योजना, यह क्वेश्चन आपका आएगा ही। मुझे नहीं पता कि किस एग्जाम में आएगा, क्यों? क्योंकि अभी 2100 रुपये पर मंथ शुरू किए हैं सरकार ने। तो यह क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी योजनाओं का हर एक व्यक्ति तक उसको लाभ पहुँचे। तो यह एक माध्यम भी होता है कि क्वेश्चंस को डाल दिया जाए, क्वेश्चन छपे, ताकि जिसको नहीं पता उसको भी इस योजना का लाभ पता लग सके। यह क्वेश्चन 101% आएगा कि लक्ष्मी लाडो योजना का संबंध किस राज्य की योजनाओं से है? हरियाणा। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 2100 रुपये पर मंथ। किनको दिए जाते हैं? गृहिणियों को, यानी कि जो लोग सर्विसेज पर नहीं हैं, जो महिलाएं सरकारी नौकरियों पर नहीं हैं, घर में ही रहती हैं, तो उनको रसोई खर्च के लिए अपने घर पर ही 2100 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि हरियाणा क्षेत्रफल की नज़र से लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यह वन्य जीव है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका रहेगा छिलछिला। छिलछिला कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है, जस्ट
71 एकड़ में है ये। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर, जो कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। यह काला तीतर के लिए फेमस है और 29,000 एकड़ के अंदर यह है फैला हुआ है। अब बात करते हैं, जो आपको छिलछिला दिख रहा है यह क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे रखोगे? छिलछिला वर्ड को पकड़िए, छिलछिला, छील दिया है ना। और यह छीलने का काम कहाँ पे किया गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। कब? जब महाभारत हुई थी, तो वहाँ से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो जस्ट 10 मिनट की वीडियो में हमने लगभग 20 से 30 प्रश्न किए हैं। और यह आपका 4 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था, HTET का लेवल 2 का, TGT का। तो PGT वाले भी देख सकते हैं और इसको PRT वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे जो छोटे एग्जाम है जैसे कि PRT, वहाँ पे तो यहाँ से डायरेक्ट 60% तो डायरेक्ट आपका डेटा उठाया ही जाता है। जो PGT वाले और TGT वाले हैं वह क्या करेंगे कि इन जैसे प्रश्न आप करते चलेंगे। जैसे कि पंचायती राज अब की बार पूछा गया था, हो सकता है कि पंचायती राज कब लागू हुआ यह पूछ ले। तो और भी जितने इनसे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस हैं, जो कि लगातार द टीचर्स भी आपके लिए यही एक मुहिम में है कि लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पुट किए जाएं। तो आई होप कि आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट और टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार ऑथेंटिक और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवा पाने में सक्षम होते हैं। तो चलिए, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। जैसा भी जितना भी आपसे एक दिन में पढ़ा जाए, किसी के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक का परिस्थितियाँ स्थितियाँ अलग होती हैं। हम सबके बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं। तो आपको करना यही है कि आपसे जितना भी एक दिन में पढ़ा जाए, जितना भी रिवीजन हो, जस्ट आपको उतना ही पढ़ना है। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार रहना है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू गाइज।